दोस्तों, ईरान के द्वारा जो एक परसिस्टेंट अटैक किया गया है, खास तौर से अमेरिकन और इजरायली इंस्टॉलेशन के ऊपर, उसने इन दोनों देशों को चौंका दिया है। व्हाइट हाउस के अंदर अब इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या हमने कैलकुलेशन में कोई गलती कर दी है, बड़ी गलती कर दी है। वहां पर रिफ्ट पैदा हो गई है, दो ग्रुप पैदा हो गए हैं। एक ग्रुप ये कहता है कि अब आपको पता ही नहीं था कि वहां पर ईरान की स्ट्रेंथ क्या है, तो फिर आप वहां पर गए क्यों, आपने जंप क्यों किया? जस्ट बिकॉज इजराइल वाज प्रेशराइजिंग एंड यू जंप्ड इनटू द बैंड वैगन एंड नाउ यू आर लूजिंग द वॉर। अब आपके पास एस्केप रूट नहीं है, एग्जिट रूट नहीं है। ये बात सही है। सिंपल कैलकुलेशन था, सिंपल मैथमेटिक्स था। और मैथमेटिक्स ये था कि जितनी मिसाइलें हैं, आपके पास जो इंटरसेप्टर होने चाहिए थे वो उससे डबल होने चाहिए थे, लेकिन वो आपके पास नहीं थे। पहले जहां अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद ईरान के पास 3000 बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है, लेकिन अब कहा जा रहा है ये कहीं ज्यादा है, शायद 5000 से भी ज्यादा मिसाइल हैं जो उनके पास है, ये 3000 नहीं है। क्योंकि जिस तादाद में और जिस स्पीड से आईआरजीसी उसका यूज कर रहा है, वो अपने आप में अमेरिका और इसराइल को सकते में डाल रहा है कि भाई इतनी मिसाइलें इसके पास आ कहां से रही है, मटेरियल कहां से आ रहा है। तो जो जो भी इंफॉर्मेशन अमेरिका और इसराइल के पास अवेलेबल थी, वो स्कैची इंफॉर्मेशन है, वो परफेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं थी। अब इसराइल ने आज, मैं अभी की बात कर रहा हूं, आज अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि मुझे जल्दी और इंटरसेप्टर दो, मेरे पास इंटरसेप्टर्स बिल्कुल नहीं बचे हैं, मेरे पास इंटरसेप्टर नहीं बचे हैं, और मैं अब जो भी ईरान के ड्रोन्स या मिसाइलें आएंगी, मैं उसको अब रोकने में नाकाबिल हूं। तो मेरे पास मिसाइल इंटरसेप्टर्स की बहुत भारी कमी हो गई है, और इसके चलते मेरे बहुत नुकसान हो सकता है। और ये अभी की आज ही रिक्वेस्ट, कल रात को भी रिक्वेस्ट की थी, आज भी की है। इजराइल पहले से ही इंटरसेप्टर की कमी के साथ युद्ध में उतरा था, क्योंकि पिछले साल जून के महीने में जब झड़प हुई थी 12 दिन की, तो तब बहुत इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर लिए गए थे। और अब ईरान ने अपनी मिसाइलों में जो क्लस्टर बॉम्बिंग है वो भी जोड़ दिया था, तो इसराइल के इंटरसेप्टर खत्म होने की जो प्रोसेस था और फास्ट हो गया। अब ये थर्ड वीक के अंदर वॉर चल रही है, 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, हमारा 16 दिन है अब पूरा हो गए, तो ये थर्ड वीक चल रहा है इस समय, और 5 दिन के अंदर 3 हफ्ते भी पूरे हो जाएंगे। अब इसराइल ने अमेरिका से कहा है कि मेरे पास खतरनाक रूप से सप्लाईज की कमी हो गई है मिसाइल इंटरसेप्टर की, और हमारा जो एयर डिफेंस है वो बहुत मुश्किल में आ गया है। एक अमेरिकन ऑफिशियल ने बताया है कि ये कुछ ऐसा ही है जिसकी हमें उम्मीद थी, और वॉशिंगटन को और पेंटागन को इसके बारे में कई महीनों से पता है कि इसराइल के सामने एयर डिफेंस का क्राइसिस है। उस ऑफिशियल का कहना है कि अमेरिका को इस तरह की कमी का सामना नहीं करना पड़ा है, और उसके पास इंटरसेप्टर का बड़ा भंडार है। लेकिन अब इसराइल ने अमेरिका से गुहार लगाई है कि मुझे इंटरसेप्टर दो, लेकिन ये अभी साफ नहीं है कि इसराइल को और इंटरसेप्टर मिलेंगे या नहीं, क्योंकि अमेरिका के खुद के जो इंटरसेप्टर्स हैं वो अंडर प्रेशर हैं। अभी जो इंटरसेप्टर उनके थार्ड वगैरह थे वो सारे के सारे बर्बाद हो गए हैं। अब वो साउथ कोरिया में जितने उनके थार्ड लगे हुए थे उसको शिफ्ट कर रहा है, सुना है 5-6 है वहां पर, उनको भी शिफ्ट करके अब मिडिल ईस्ट में लेके आ रहा है। यहां तक कि अमेरिका के पास ही इंटरसेप्टर नहीं है, और वो अपने इंटरसेप्टर दुनिया के अलग अलग एरिया से शिफ्ट करके मिडिल ईस्ट में लेके आ रहा है अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसराइल के पास अब इंटरसेप्टर ना होने से उसकी कमी को पूरा करने के लिए आपके पास है क्या? अल्टीमेटली कुछ भी तो नहीं है ना। ये बात तो मानने की है। और जिस किस्म की कंडीशंस अब निकल कर आई है यहां पर, वो परेशान करने वाली है। अमेरिका के करीब 28 बेसिस है, कहा जाता है कि 28 बेसिस है, और 28 के 28 बेसिस पे अच्छे खासे पिन पॉइंटेड अटैक किए हैं। और वो पिन पॉइंटेड जो अटैक किए गए हैं वो सारे के सारे जिसे कहते हैं कि चाइना का जो नए सैटेलाइट सिस्टम्स आ रहे हैं, वो उसके द्वारा सारे के सारे निकल कर आ रहे हैं, और ये सारे उनके लॉसेस को भी शो कर रहे हैं। इस किस्म के जो सैटेलाइट सिस्टम्स हैं, अभी उन्होंने जिलिन-1 के नाम से एक सीरीज से 300 सैटेलाइट छोड़े हैं, 300 सैटेलाइट छोड़े हैं आकाश के अंदर, और ये सैटेलाइट पल पल की खबर दे रहे हैं, पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ खबर दे रहे हैं ईरान को, और साथ में रशिया के सैटेलाइट्स भी उसको मदद कर रहे हैं। तो अभी कल की बात है कि जब इजराइल के एक बड़े मिनिस्टर के बंगले के ऊपर
जो थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स पे था सिटी के, पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ बैलिस्टिक मिसाइल में उसको अटैक किया और पूरे के पूरे उस डिफेंस कॉम्प्लेक्स को सत्यानाश कर दिया, पूरा आग के गोले के अंदर बदल दिया। ये बात तो सबने देखी है। तो ये जो पिन पॉइंटेड जो एक्यूरेसी है कि किसका बंगला कहां पे है, किसका ऑफिस कहां पे है, ये चाइना और रशिया दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं डिटेल्स जानकारी ईरान को, और ईरान को इससे मदद मिल रही है। इसकी वजह से इजराइल और अमेरिका बहुत परेशान है कि उनके जो सारे के सारे जो इंस्टॉलेशंस हैं, उनके अपनी एम्बेसी के जो पते हैं या उसका लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड एग्जैक्ट लोकेशंस हैं, वो पूरी की पूरी उनको एग्जैक्ट लोकेशंस पता लग रही है रशिया और चाइना के सैटेलाइट से। ये बात तो अब बिल्कुल सही है। और उनके जो मिलिट्री बेसिस है, कोई भी हो, कतर का हो, यूएई का हो, अल धबरा वाला हो या बहरीन का हो, वो सारे के सारे राख में बदल दिए गए हैं। ऊपर से हॉर्मुज का बंद होना पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया ईरान ने वो नस दबाई है कि जिसके पास अब किसी के पास कोई चारा नहीं है। मैं कल ही मेरे पास एक इंफॉर्मेशन आई थी, इसमें बताया गया था कि अमेरिका अपने 2500 कमांडर्स जो हैं वो मरीन कमांडोज वो भेज रहे हैं, लेकिन बाद में पता लगा कि ये 2500 मरीन कमांडो बेसिकली अटैक करने के लिए नहीं होते, ये रेस्क्यू करने के लिए होते हैं। ये कहीं पे कोई मुसीबत में फंस गया है, कहीं किसी जगह पे एक क्या कहते हैं कि उसको रेस्क्यू करना है, उसको बचाने के लिए है। ये अटैक मरीन कमांडोज है ही नहीं देखा जाए तो। उसको कहते हैं ये क्या कर लेंगे, और वैसे भी 10 करोड़ के देश के अंदर ये 2500 कमांडो क्या कर लेंगे। उनकी अपनी 50,000 की आर्मी अमेरिका की बैठी हुई है गल्फ पे, उन्होंने अभी तक क्या कर लिया है? कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो 2,500 क्या करेंगे? कहीं ऐसा ना हो कि ये 2,500 को पूरा का पूरा ये 10 करोड़ ईरानी कुचल कर रख दे और उनकी बॉडीज भी वापस ना मिल पाए। हो सकता है उनकी बॉडीज भी वापस ना मिल पाए। तो हॉर्मस को बंद करके ईरान ने बता दिया कि मैं कितनी बड़ी पावर हूं, और उसने कहा भी है कि अब मैं इसको उठाकर $200 तक तेल को लेके जाऊंगा, मैं देखता हूं तुम क्या करते हो। अगर मुझे आपने तरसाया तो मैं भी आपको तरसा सकता हूं। ऊपर से मिसाइल और ड्रोन की जो बारिश है, लो कॉस्ट शाहिद ड्रोन्स हैं, क्लस्टर मिसाइल्स हैं, इसका जो उपयोग किया जा रहा है। अब इजराइल भी बीच बीच में चिल्ला रहा है कि मेरे ऊपर देखो, क्लस्टर मिसाइल्स हमारे रेसिडेंशियल इलाके में छोड़े जा रहे हैं। लेकिन जब आपने बच्चे मारे, 180 बच्चे मार दे वहां पे स्कूल के अंदर, तब आपको शर्म नहीं आई? और तब ये ट्रंप जैसा बेशर्म आदमी उसको देख के हंसता है कि हाँ बच्चे मार दिए आपने। लेकिन ऐसे ही है, अभी अमेरिका इसलिए थोड़ा शांत है कि ईरान के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है जिसको ये कहा जा सके कि वो जिसे कहते हैं कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो। जी हाँ, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हो, वो अभी नहीं है। लेकिन आज के बाद मैं आपको दावे से कह सकता हूं, इस जंग के बाद चाइना का सॉरी, ईरान का अगला ऑब्जेक्टिव जो होगा आईसीबीएम डेवलप करना होगा, और इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को वो डेवलप करेगा, चाहे वो नॉर्थ कोरिया की मदद से करे, चाहे चाइना के डोंगफेंग की मदद से करे, या रशिया की मदद से करे। लेकिन नेक्स्ट टारगेट उसका आईसीबीएम होगा, ताकि अब सिर्फ इजराइल और अमेरिका के बेसिस को सत्यानाश नहीं करना। अब मिसाइल को 10,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर छोड़ के अब कैलिफोर्निया को, शिकागो को, न्यूयॉर्क को, फ्लोरिडा को, वॉशिंगटन को, उसका सत्यानाश करना है। अब इसके ऊपर अब ईरान की नजर रहेगी। तो ये होने जा रहा है। एक चीज और मैं यहां पर कहना चाहूंगा, वो ये है कि ईरान का जो भारत में जो ट्रस्ट था वो तो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, ये तो बिल्कुल सही है। और ब्रिक्स का जो आई शब्द था, मैं आपको बताऊं, ब्रिक्स का मतलब था कि BRICS, उसमें आई एक्चुअली इंडिया को रिप्रेजेंट करता था, इंडिया फाउंडिंग मेंबर था। लेकिन अब इंडिया वहां से बाहर हो गया और उसकी जगह ईरान ने ले ली है। जी हाँ, ये मैं आपको यहां पर बता देता हूं। सॉरी, इसको रिमूव कर देता हूं मैं। और ये यहाँ पे ये नया ब्रिक्स है साहब, यहाँ पे ईरान एंट्री कर रहा है और इंडिया बाहर हो गया। यानी कि फाउंडिंग मेंबर, ये ओरिजिनली ब्रिक था, ब्रिक्स नहीं था। तो बी से ब्राजील था, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, ब्रिक बना था। बाद में से साउथ अफ्रीका ऐड हुआ तो फिर ये ब्रिक्स बन गया। लेकिन इसका नाम ब्रिक्स ही है। हालांकि इसके बाद में सऊदी भी आया, यूए भी आया, ईरान भी आया, सब लोग आ गए। लेकिन धीरे धीरे अब ऐसा परिवर्तन हो गया कि अब तो इंडिया के ऊपर या मोदी सरकार के ऊपर इल्जाम आ रहे हैं कि मोदी सरकार दरअसल अमेरिका के एजेंट के तौर पर काम करके ब्रिक्स को तोड़ रही है। ये इल्जाम आ रहे हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन ब्रिक्स का ये आई जो था ना, जो इंडिया था इस साल, जिसके पास प्रेसिडेंटशिप भी है, इंडिया यहां से बाहर हो गया और इस आई को ईरान के आई ने रिप्लेस कर दिया है।
ये आपको भी देखकर थोड़ी-सी हैरानी होगी, लेकिन ये अपने आप में एक अद्भुत चीज़ है कि ईरान ने इंडिया को रिप्लेस किया और दुनिया को बता दिया कि जो नया विश्व गुरु है, वो इंडिया नहीं है, वो ईरान है। जो सुपर पावर को बीट कर सकता है, हरा सकता है, उसको नाक को चने चबा सकता है, धोबी पछाड़ मार सकता है, वही विश्व गुरु है साहब, और कोई विश्व गुरु नहीं है। जिनके मुँह में फेविकोल जमा है, जो कुछ नहीं कर सकते, जिनके अंदर कंट्री का नाम लेने की हिम्मत नहीं है, वो विश्व गुरु नहीं बना करते साहब। विश्व गुरु अल्टीमेटली ईरान ही है, जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर के दांत खट्टे कर दिए और उसको नाक को चने चबा दिए हैं। इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और इसके साथ ही जहां तक चबहार पोर्ट की बात है, उसका कॉन्ट्रैक्ट कहने को 10 साल को किया था, लेकिन ईरान को एक बात पता लग गई कि मेरा असली जो साथी है इस पूरी की पूरी जंग में, क्योंकि जंग आपको बताती है कि आपका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, और जंग के बुरे टाइम के अंदर पता लगता है कि इसने मेरी मदद की है, तो आप फिर सारा काम उसके लिए करते हो। आज ईरान को पता लग गया कि मेरे जो दोस्त हैं वो रशिया है और चाइना है, इंडिया दोस्त नहीं है। इंडिया ने दरअसल देखा जाए तो शुरुआत के 6 दिनों में तो दगा दिया है, इस सरकार ने दगा दिया है। एक किस्म से एक संवेदना का संदेश नहीं दिया। आज तक इंडिया ने अमेरिका और इजराइल को कंडेम नहीं किया ईरान पे अटैक के लिए। आज तक इंडिया ने खमनेई को मारने के लिए कंडेम नहीं किया, मैं आपको बताऊं। लेकिन जब ईरान ने गल्फ पे अटैक किया तो उसको इंडिया ने तुरंत कंडेम कर दिया। तो इंडिया ने ब्लंडर तो कर दिया है, अब ब्लंडर जो करने वाला कौन है? मोदी, क्योंकि समझ नहीं है विदेश नीति की। आज वो पंडित नेहरू की नीति पे चलता होता, नॉन अलाइंड पे चलता होता, जो नॉन अलाइंड की नीति है, तो आज हमको सफर नहीं करना पड़ता था। तो इस नए प्रशासन की बेवकूफियों की वजह से और नासमझी की वजह से आज हमें सफर करना पड़ रहा है, और हमने चबहार पोर्ट भी गवा दिया। ये चबहार पोर्ट वापस नहीं आएगा साहब, जितना मर्जी ट्राई कर ले, ये चाइना को ही जाएगा। अब चाइना ही उसको मैनेज करेगा, चाइना ही हैंडल करेगा। ये थी आज की वीडियो। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन देखना और सुनना चाहते हैं तो वी रिएक्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए आने वाले वीडियो आपको पता चल सके, और हमें टिकटॉक पर भी फॉलो करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।